अच्छा, इसमें जो है ना, ये एक छोटी सी गलती मैंने ये कर दी है कि ये जो सेंड मैसेज के बाद जो मैंने ये राउंड ब्रैकेट लगाया है ना, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट भी लगाया है। अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट इसका ये है और क्लोजिंग ये दोनों येलो कलर से आ रहे हैं, तो ये हमें असल में मिटा देना है। इसीलिए यहाँ पर इतना काफ़ी है देना। अच्छा, तो सेंड कर देगा जब, तो ये अलर्ट जो है वो हमें देखें। सेट नेम का जो ये यूज सेट हुक है, इस यूज सेट हुक को आपको यहाँ पर चला देना है। उसके बाद ईमेल वाला है, जाहिर है। उसके बाद जो है मैसेज वाला है, यही है ना, मैसेज वाला, ठीक है। फिर आपको कैच का एक फंक्शन बनाना है, मतलब ट्राई के बाद जो कैच बनता है उस वो बनाना है। तो यहाँ पर कैच बना लें। कैच के एरर को इस तरीके से ही लिख देंगे जिस तरह हमने वहाँ पर लिखा था, console डॉट एरर। और ईमेल जेएस एरर के नाम से दे देते हैं यहाँ पर, ईमेल जेएस एरर। जो भी एरर आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। और अलर्ट का एक फंक्शन दे देते हैं, थ्रो नहीं करते एरर को। यहाँ पर अलर्ट में वो हमें दिखा दे फेल्ड टू सेंड ईमेल, इस तरीके से। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें करना ये है कि सारा काम जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। बस अब हमें ये करना है कि जो इनपुट्स हमने बनाए हुए हैं, उन इनपुट्स को जाकर, जैसे कि अगर आप देखें, फॉर्म को ढूंढें। ये है फॉर्म का ओपनिंग टैग और ये है क्लोजिंग टैग। इसके अंदर ही है जो भी इनपुट है। एक तो ये वाला डिव है जिसमें दो इनपुट है, एक ये इनपुट आ गया, एक ये इनपुट आ गया। आपका एक टेक्स्ट एरिया आ गया, और ये, सॉरी, ये है टेक्स्ट एरिया आपका। बस ये तीन चीज़ें हैं अभी। तो सबसे पहले नेम वाले की बारी, किसकी, नेम वाले की बारी है सबसे पहले। तो देखें, थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ तो देखने में आसानी होगी। ये है नेम वाला। इस नेम को हमें एट्रीब्यूट इसके अंदर, तो नेम के एट्रीब्यूट को आप यहाँ पर नेम दे दें। और इसकी एक वैल्यू भी, वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है, तो वैल्यू के को भी आप इसमें नेम दे दें। और इसके ऊपर आपको एक ऑन चेंज इवेंट चलाना है। जो ऑन चेंज इवेंट है वो ये करता होगा कि ई इज इक्वल टू सेट नेम, मतलब नेम वाला है ना, तो हुक सेट नेम से जो चेंज कर रहे हैं वो, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो उस यूज इस सेट के हुक में जाकर सेट हो जाएगा। ये लिखा है आपने। तो बस ये आपने नेम में लिख दिया। एज इट इज आपको नीचे भी लिखना है ईमेल में। तो ईमेल में आ जाए, और ईमेल के अंदर वो जो आपको सजेशन दे रहा है, इसको हम ज़रा खुद से एक दफ़ा पढ़ लेंगे, ऐसा ना हो कि गलत दे दे वो। ईमेल वैल्यू ईमेल ऑन चेंज सेट ईमेल डॉट टारगेट, सही दे रहा है बिल्कुल। टेक्स्ट एरिया की बारी है। तो टेक्स्ट एरिया में आते हैं। और टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर हम दे सकते हैं नेम जो है वो मैसेज है, वैल्यू भी मैसेज है, ऑन चेंज में सेट मैसेज, बिल्कुल इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें हो गई हैं हमारी सेट। अब ऊपर चलते हैं। और एक एरर बस यहाँ पर आ रहा है, इस एरर को ज़रा मैं देखता हूँ क्या है। उसके बाद फिर कैन नॉट फाइंड सेंड ईमेल, डिड यू मीन सेट ईमेल। सेंड ईमेल को वो इसलिए फाइंड नहीं कर पा रहे क्योंकि ये किसी और फाइल में है। आपको यहाँ पर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूटिल से आपको ये मंगवाना पड़ेगा, तभी वो एरर दे रहा था। यहाँ पर उसने ये जो भी आपने बनाया है इसको ट्राई करने का वक्त आ गया है। तो आप बस इसको एक काम ये करें कि जो भी आपका ये खुला हुआ है, ठीक है, इससे बंद कर दें। बंद करने के बाद अपने जो सर्वर आपका रन हो रहा होगा, उस सर्वर को भी आपको बंद कर देना है, मतलब टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, और फिर एन पी एम रन डेव कर लें। एन पी एम रन डेव एक दफ़ा दोबारा से चला के अपने सर्वर को रन कर लेंगे आप।
तो यहाँ पर यूज क्लाइंट का एरर आ रहा है, और ये हमने ज़ाहिर है यूज सेट हुक लगाया है, तो यूज क्लाइंट तो लिखना पड़ेगा ऊपर सबसे। तो यहाँ पर आप लिख लें यूज क्लाइंट, यूज क्लाइंट। चलें अब देखते हैं यहाँ पर जाकर। जी देखें, अब ये फाइल लोड हो गई है ना। नीचे आते हैं, यहाँ से हम भेज देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABC। ABC मेरा नाम है। ABC@gmail.com। सब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ टेस्ट कर रहा हूँ मैं ऐसे। और मैसेज में लिख देता हूँ IM ABC। ठीक है बस। और सेंड मैसेज पर क्लिक करते हैं। ईमेल सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। ओके करते हैं। और ईमेल को ओपन करते हैं, मतलब जो जीमेल है उसे ओपन करता हूँ मैं। तो gmail.com। यहाँ पर देखें, अभी अभी मैसेज आया है, 2:43 हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर हेलो ताहा अहमद आया। यू गॉट अ न्यू मैसेज फ्रॉम ABC। ABC का ईमेल एड्रेस ये है, और वो कह रहा है IM ABC, बेस्ट विशेस योर कंपनी ने। बस ये देखें आ गया ना ईमेल। अब आप 10 दफ़ा भेजें। यहाँ पर मैं भेज देता हूँ माई नेम इज़ एलेक्स, भेज देता हूँ। और ये क्या है, Alex@gmail.com। ये एलेक्स की जीमेल की आईडी है। एलेक्स जो है वो सब्जेक्ट में कह रहा है कि फ्रीलांस वर्क। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू हायर यू। और यहाँ पर आकर सेंड ईमेल कर दिया क्लाइंट ने। ठीक है। तो जैसे ही ईमेल सेंड किया, ईमेल सेंड सक्सेसफुली हो गया। अब अपनी जीमेल में जाएंगे तो आपको जीमेल में क्या नज़र आता है। आपको जीमेल में यहाँ पर इसको रिफ्रेश होने दें। डू यू वांट टू मेक एनी चेंजेस, रीलोड पेज, हाँ रीलोड करो। तो यहाँ पर देखें एक और मैसेज आ गया, एलेक्स। हेलो, हेलो ताहा अहमद, यू गॉट अ न्यू मैसेज फ्रॉम एलेक्स। एलेक्स की ईमेल आईडी ये है, और वो कहता है आई वांट टू हायर यू। आ गया ना ईमेल। तो इस तरीके से आपने कनेक्ट करा लिया इसे। तो आपका जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, ये पूरा यहाँ पर बन चुका है। और जी देखें, ये फूटर बनाते हैं, और एक फूटर का कंपोनेंट लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस हमने बना लिया। तो यहाँ पर ये मेरा मेन होम पेज है, इस होम पेज पर मैं फूटर बना रहा हूँ। तो फूटर का एक कंपोनेंट बनाते हैं। फूटर के कंपोनेंट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फूटर, और इसके बाद जो है इसके नाम को कॉपी करते हैं, कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाते हैं, और यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं फूटर के नाम से। और इसके अंदर जो है वो footer.tsx, footer module.css। ठीक है। तो ये फूटर का जो मेरा कंपोनेंट बना है RFCE करके, मैं इसे फूटर बना लेता हूँ। इसके डिव को फ्रैगमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर हम एक सेक्शन बना लेते हैं। वैसे फूटर अगर हम लें तो ज़्यादा बेहतर है। फूटर इस तरह। तो यहाँ पर मैं स्टाइल को इंपोर्ट कराता हूँ। स्टाइल्स में जाते हैं और फूटर को देखते हैं, यहाँ पर टारगेट करके फूटर। ठीक है। इसको हम विड्थ देते हैं 100%। और इसके बैकग्राउंड को देकर ना पहले देखते हैं वहाँ पर कोई एरर तो हमें नहीं मिल रहा।
ऊपर सेमी कॉलन नहीं लगाया था। सही है, यहाँ पर आ जाते हैं और इसकी हाइट देना ज़रूरी है वरना वो हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो हाइट इसकी दे देते हैं अभी। अभी दे देता हूँ मैं 50 दे देता हूँ, सेमी कॉलन। अच्छा यहाँ पर सही है, यहाँ पर जो है मेन पेज डॉट TSX में इससे हमने इंपोर्ट नहीं कराया है। ठीक है, अब देखते हैं। तो हम इसे इस तरह टारगेट नहीं कर सकते। हमें क्लास नेम करके स्टाइल्स डॉट और फुटर करके लिखना होगा, फिर हम इसे टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे एक क्लास की तरह देते हैं। ठीक है, 100% पर रेड कलर में ये आ गया। अब जो है मैंने फुटर इसलिए यूज़ किया है ना, क्योंकि आपने नेविगेशन जब बनाया था, हेडर बनाया था, तो हेडर को अगर मैं इसके कंपोनेंट को ओपन करूं F12 प्रेस करके, तो आप यहाँ पर देखेंगे ना कि हमने यहाँ पर हेडर वाला एलिमेंट यूज़ किया है, नेव के लिए नेव वाला एलिमेंट यूज़ किया है, इसीलिए मैं फुटर के लिए फुटर वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, होता ये भी एक डिव ही है, सब डिव होते हैं, लेकिन सिमेंटिक टैग कहते हैं इसे, मतलब इसके पास एक स्पेशल नाम है जो आपका ब्राउजर समझ पाता है कि अच्छा ये फुटर है, ब्राउजर को भी पता चल जाता है कि ये फुटर है। तो फिग्मा की फाइल से देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही है, सिर्फ इसकी हाइट और विड्थ निकाल लेते हैं। तो देखें, विड्थ तो हमने 100% ही रखनी है और हाइट हम देते हैं नहीं, आपको पता है। लेकिन इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो आप देख सकते हैं वो किस तरह है, बिल्कुल सेंटर में। तो फूटर के यहाँ पर जाएंगे, हाइट को हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम हटा देते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। तो अब जो भी चीज़ मैं बनाऊंगा ना वो बिल्कुल इसके सेंटर में आने वाली है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ से ले लेते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है 908 वाला। तो 908 वाला ग्लोबल डॉट CSS में जो है वो 908 है, ब्लैक बैकग्राउंड। इसके नाम को कॉपी कर लें और आप आ जाएं फूटर में, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वार ये दे दें। ठीक है, अब इसके अंदर का कंटेंट बना लेते हैं। इसके अंदर एक ही हेडिंग है और उस हेडिंग को H1 से बना लेते हैं। तो ये वाली जो हेडिंग है इस पर डबल क्लिक करते हैं, किसी भी एक वर्ड पर डबल क्लिक कर दें, टाइपोग्राफी को डिटैच करें, डिटैच करें। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट फैमिली, लाइन हाइट और इसकी फॉन्ट साइज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। 24, 32 और के वेट है। ठीक है, तो 24 लाइन हाइट, 32 और कलर जो है वो है लोगो कलर। ठीक है, अब फॉन्ट फैमिली की बारी है, तो यहाँ से हमें फॉन्ट यहाँ पर है, इससे हमें या इससे कॉपी करना है और अपने कंपोनेंट के अंदर आकर जो है इससे दे दें, ऊपर वाले को दे दें, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्लास नेम और यहाँ पर इससे आप लिख दें क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर का जो कंटेंट है उससे कॉपी करें और कॉपी करके आप इससे यहाँ पर पेस्ट कर दें, और हम देखते हैं कि किस तरह ये हमें दिखाई देता है। तो मेरा कंपोनेंट रिफ्रेश हो जाए, एक दफ़ा और रिफ्रेश हो जाए, तो वो मुझे कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर की जो स्पेस है वो हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके इस डिव के ऊपर मैं हूँ, टेम्परेरी डिव बना हुआ है ये एक। ऑल्ट के बटन को प्रेस करके जैसे ही बाहर निकलूंगा तो 24 जो है वो बता देता है कि ये ऊपर और नीचे इसके अंदर ये है, क्या कहते हैं, गैप है। तो अब सेक फूटर को दे दें या इसे दे दें, एक ही बात है, मैं फूटर को दे देता हूँ।
तो मैं फुटर को कहता हूँ कि भाई ये पैडिंग रखे ऊपर नीचे 24 पिक्सल, और साइडों में जो है वो ऑटो रखे, ठीक है। अब देखते हैं। ऊपर नीचे 24 पिक्सल, साइडों में 0 पिक्सल। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके तरह ही बन गया जैसे फिग्मा की फाइल में, वैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने कर लिया। अब जो है ये तो हमने कर लिया और मीटिंग खत्म होने वाली है। लिया ना। तो फूटर जो है वो मैं बना चुका हूँ, इससे बंद कर देते हैं, इसकी फाइल भी बंद कर देते हैं, और पेज डॉट TSX में हम आ जाते हैं और सारे यहाँ से भी अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देते हैं। अब हेडर, हेडर के नीचे क्या है, हेडर पहले अपनी वेबसाइट को देखते हैं, ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हेडर के अंदर तो मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो है वो हीरो सेक्शन के अंदर जो है वो मुझे ऐड करना है। तो जो हीरो सेक्शन है, इससे मैं ओपन करता हूँ। इस हीरो सेक्शन में आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हाय आई एम अहमद, ये जो नाम लिखा है, इससे ढूंढते हैं। तो नाम है यहाँ पर इस स्पैन में। तो आपका जो स्पैन है, उस स्पैन के बाद आप एक स्पैन और लगा दें यहाँ पर। ये वाला स्पैन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अब ये जो स्पैन है, इस स्पैन को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं एक इमोजी लगाता हूँ। तो इमोजी कैसे हम ओपन करते हैं, विंडोज डॉट के बटन से हम इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेव। तो ये जो वेव हैंड वाली इमोजी है ना, वेविंग हैंड, इसे क्लिक करता हूँ एक दफ़ा और इसे हम डायलॉग बॉक्स को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वेविंग हैंड जो है वो किस तरह हमें नज़र आता है वो देखते हैं। क्लोजिंग टैग नहीं है, अच्छा ये मैंने गलत लगाया हुआ है, ये स्लैश के बाद आता है। अब ठीक है। ठीक है, ये एक वेविंग हैंड यहाँ पर आ गया। इसमें थोड़ा सा गैप देते हैं, है ना, एक स्पेस का गैप देते हैं। अब स्पेस का, इसको एक ही लाइन में कर देता हूँ, हो सकता है आपको पढ़ने में ना ये प्रॉब्लम करे, तो एक ही लाइन में कर देते हैं, एक लाइन से आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। एक स्पेस, स्पैन के नीचे दूसरा स्पैन है, स्पैन के बीच में आपने ये वेव हैंड लिखा है। स्पेस कैसे देते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे करके डबल कोट में इस तरह स्पेस देते हैं, ऊपर भी दिया हुआ है हमने, देखें इस तरह, तो एक स्पेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये करना है कि हम इसके साइज को बढ़ाते हैं। तो ये इसका जो साइज होता है ना, वो कंट्रोल होता है फॉन्ट साइज से। तो आप इससे क्या करें, क्लास विलास देकर हम, मैं करूंगा तो थोड़ा काम ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पर इनलाइन स्टाइल यूज कर लेते हैं। इनलाइन स्टाइल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, स्टाइल का एट्रीब्यूट है, और ऑब्जेक्ट की शक्ल में यहाँ पर हम देते हैं प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज जो है वो मैं यहाँ पर देता हूँ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को हम यहाँ पर देते हैं 50 पिक्सल। देखते हैं। ठीक है, सही है। तो ये वेविंग हैंड यहाँ पर हमने लगा दिया। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं,
हम यहाँ पर ना फ्रेमर मोशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा स्पैन, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने क्या किया, एक स्पैन लगाया, उसके बीच में वेविंग हैंड दिया, एक लाइन इस स्पेस का गैप दिया, और इनलाइन स्टाइल में फॉन्ट के साइज को बढ़ा दिया, ठीक है। अब फ्रेमर मोशन की जो लाइब्रेरी है उससे हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेमर मोशन कहाँ पर है, ये है लेगेसी पेयर के साथ। इससे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टॉल। अब जो है पैकेज डॉट जेसन में देख लेते हैं। तो पैकेज डॉट जेसन जो है वो फ्रेमर मोशन को यहाँ पर बताते हैं कि ये इंस्टॉल आपने कर लिया, लेकिन रिएक्ट 19 है मेरे पास, हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट करे। करेगा तो हम रिएक्ट 19 को क्या करेंगे, इसके वर्जन को डाउन कर लेंगे, अगर करता है तो, नहीं करता तो चला लेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन तो हो गई। अब कैसे करते हैं यूज फ्रेमर मोशन, पहले इंस्टॉल किया, फिर इंपोर्ट किया। नेम्ड इंपोर्ट होता है मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन। ये जो है मोशन, ये कहाँ पर लगाते हैं आप, अपने ओपनिंग टैग के एलिमेंट के स्टार्टिंग में आप लिखते हैं यहाँ पर मोशन डॉट। और ये जो स्पैन है इससे पहले भी लगाते हैं आप मोशन डॉट, ठीक है। अब जो आपका ओपनिंग टैग है, इस ओपनिंग टैग के अंदर आएंगे एट्रीब्यूट्स, ओपनिंग टैग के अंदर। तो इसको मैं नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ, वेविंग हैंड को इसको भी नीचे वाली लाइन में कर देते हैं, और ओपनिंग टैग को नीचे वाली लाइन में ओपन कर लेते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट इस तरह लिखें जैसे हमें पढ़ने में भी समझ में आए। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, फ्रेमर मोशन को यूज करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं। एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ से अभी फिलहाल मोशन को हटा रहा हूँ, यहाँ से भी मोशन को, वरना वो एरर देगा अगर मैं नहीं हटाऊंगा ना। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है रोटेट की। तो रोटेट की जो अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप जो इसके पोजीशन है वो है कुछ एंगल में, मतलब ये जो हाथ है वो थोड़ा तिरछा है। तो यहाँ पर देखें, अगर ये आ जाए तो ये क्या एरर दे रहा है मुझे। रोटेट को आपको देनी पड़ेगी कोई प्रॉपर्टी, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्चुअल इसकी कंडीशन ऐसी है। अब इसको मैं थोड़ा रोटेट करूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूंगा ना, तो ये हो जाएगा, जैसे कि मैं इसको करता हूँ 90 पर रोटेट करके देखते हैं। 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं इसे। डायरेक्ट क्लिक कर, सही तो लिखा था, ये क्यों इस तरह कर रहा है। 45 डिग्री रोटेट। चलें, रोटेट की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या करती है, वो आपकी इस जो आपका ये फॉन्ट है, असल में ये इमोजी जो है वो एक फॉन्ट की शक्ल में, ये इसे रोटेट करवा देगी, मतलब ये इसे घुमा देगा। तो रोटेट की प्रॉपर्टी ये काम करती है। अभी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी चल नहीं रही है, कोई बात नहीं, कुछ मुझसे गलती होगी इसलिए नहीं चल रही है, लेकिन हम इसको फ्रेमर मोशन में यूज़ करते हैं। तो मोशन यहाँ पर लिखते हैं डॉट स्पैन, और यहाँ पर जो है वो मोशन डॉट स्पैन को क्या करें, यूज़ क्लाइंट भी कर दें, ठीक है। ये जो इसके अंदर की चीज़ें हैं ना वो हम देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देंगे एक स्टाइल
देकर मैं इससे बताऊंगा कि इससे ना ये इनलाइन ब्लॉक कर ले। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, हो सकता है कि इसकी वजह से ही एरर दे रहा हूँ, मुझे एक दफ़ा और ट्राई करने दें। यहाँ पर ना मैं मोशन को हटाता हूँ और यहाँ पर मैं रोटेट लिखता हूँ, रोटेट की प्रॉपर्टी, और इससे मैं देता हूँ 90 डिग्री, और इससे यहाँ पर ट्राई करते हैं। देखें, हो गया ना रोटेट। इनलाइन ब्लॉक का डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना ज़रूरी है। तो ये रोटेट हो गया। ठीक है, वो उस तरफ था, अभी ये इस तरफ आ गया। ठीक है, तो रोटेट की प्रॉपर्टी दिखानी थी असल में आपको मुझे, कि ऐसी भी एक प्रॉपर्टी होती है। इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और इसे वापस हम कंट्रोल जेड करके कर देते हैं यहाँ पर मोशन डॉट स्पैन। मोशन डॉट स्पैन, मोशन डॉट स्पैन। ठीक है, फ्रेमर मोशन के एट्रीब्यूट्स को लिखने की बारी है। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट हमें मिलता है ना, मोशन के साथ मिलता है, वो मिलता है एनिमेट के नाम से। तो यहाँ पर आप एनिमेट के नाम से आप यहाँ पर लिख लें, और एनिमेट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एनिमेट के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, एनिमेट के अंदर आप क्या लिखते हैं, आप सीएसएस की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो आप सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखेंगे कि भाई मुझे रोटेट करना है, रोटेट करना है मुझे। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर बताएं, यहाँ पर एरे की शक्ल में बताएं। एरे की शक्ल में आप क्या बताएं कि जिस कंडीशन में ये अभी है उसको वैसे ही रखो। ठीक है, 0 डिग्री घुमाओ इसे, मतलब मत घुमाओ। 0 लिखने के मतलब क्या है कि रोटेट मत करो। उसके बाद क्या करो, 15 डिग्री इसे घुमा देना। 15 डिग्री घुमा देगा इसे। उसके बाद वापस ना, वापस लेकर आ जाओ और माइनस में 10 डिग्री घुमा दो, तो वो माइनस में 10 डिग्री घुमा देगा। फिर आप इससे बोलें कि माइनस में 10 डिग्री इसने घुमा दिया, आप बोलें कि वापस वापस से प्लस में 20 डिग्री, मतलब आप क्या, क्या आप उसे घुमा रहे हैं सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। आप उससे कह रहे हैं कि 0 डिग्री से ना 15 डिग्री मूव हो जाओ, फिर -n पर चले जाओ, मतलब 0 से भी कम हो गया ये -n। फिर आप कह रहे हैं कि 0 से भी बढ़कर +20 डिग्री पर मूव हो जाओ। ठीक है, उसके बाद आप इससे कह लें कि दोबारा से 10 पर आ जाओ, और उसके बाद आप इससे बोलें कि वापस 0 पर आ जाओ, मतलब अभी ये रुका हुआ है, फिर 15 डिग्री मूव हुआ, फिर वापस से 10 डिग्री पर आ गया। मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये डिग्री की लाइन इस तरीके से है कि एक सेंटर लाइन है, और उस सेंटर लाइन में एक ऑब्जेक्ट है 0 डिग्री पर। ये जो लाइन नजर आ रही है ये 0 डिग्री है। अब आप कह रहे हैं कि भाई 15 डिग्री मूव करे तो वो इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि -10 डिग्री मूव करे तो वो इस तरफ जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि +20 डिग्री मूव करे तो वो इस तरफ जा रहे हैं, -10 डिग्री मूव करे फिर इस तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से कुछ है ये। और 0 डिग्री पर वापस लेकर आ गए तो वो 0 पर आ जाएगा वापस। तो ये आपने इसको बता दिया कि भाई रोटेट करो। अब ये जो रोटेट करने का प्रोसेस है, ये आप चाहते हैं कि इसमें लग जाए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वही सीएसएस वाली ट्रांजिशन है। इसको हम क्या करते थे, इसे हम रोकते थे, इससे हम ड्यूरेशन बताते थे कि भाई ड्यूरेशन मुझे चाहिए 1.5 सेकेंड दे दें। अच्छा, ये नंबर के फॉर्म में हम लिख रहे हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में आप दे रहे हैं ना सीएसएस की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आप जो है वो एस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, वो समझ जाएगा 1.5 सेकेंड की बात हो रही है। तो देख लेते हैं क्या हुआ। मूव हुआ, ये मूव हुआ, दोबारा देखते हैं। सही है। तो 1.5 सेकेंड में इसने रोटेट किया, 15 10 20 -10, और फिर ये 0 डिग्री पर इसने 1.5 सेकेंड में ये कर दिया। अभी आप इसको बोल रहे हैं कि जो ये रिपीट कर रहे हैं ना, तो ये रिपीट को क्या करे, इन्फिनिटी टाइम करे, मतलब एक दो दफा नहीं करे, करते चले जाए।
ये इन्फिनिटी टाइम करे इसे। और इन्फिनिटी के ऊपर हमें एरर क्यों देखने को मिल रहा है कि नॉट फाइंड नेम इन्फिनिटी, डिड यू मीन इन्फिनिटी। हाँ, मतलब जो है इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी शायद वो कैपिटल आई के साथ है इन्फिनिटी। सही है, तो अब देखते हैं। वो तो एक दफा होकर रुक गया था ना उस वक्त। अभी हमने बोला कि रुकने का नहीं है, मतलब वो चलते रहेगा। तो ये चल रहा है। सही है, अब बाकी इससे एक प्रॉपर्टी दे दें। एक प्रॉपर्टी जो है वो इससे कह दें कि जब ये चले तो स्टार्ट होते टाइम ये स्लो स्टार्ट हो और रुकते टाइम भी ये स्लो रुके। मतलब स्लो हो जाए, रुकने से पहले थोड़ा अपनी स्पीड को स्लो कर ले, और जब ये स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट होने से पहले भी अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर ले। तो ये कैसे बोलेंगे आप? ईज इन आउट करके। इन मतलब स्टार्ट होना, और आउट मतलब रुकना, ईज मतलब धीमे हो जाना। अभी क्या ये सारी प्रॉपर्टी देने के बाद क्या शक्ल आई वो देखते हैं। ये शक्ल आई है। ठीक हो गया, ये आपका एक वेविंग हैंड बन गया। अब जो है इसमें कोई सवाल? तो यहाँ पर जो हमने ये जो अपस्ट्रॉफी एस लगाया है ना, ये हम चैट जीपीटी से इसका जो कोड है वो पूछ लेते हैं। अगर ये बिल्ड पर एरर देगा तो इसे यहाँ से हटा लेते हैं। तो इसे कॉपी करके मैं इससे पूछ लेता हूँ। ये लगा देते हैं। ठीक है, इससे देखते हैं कि ये हमें किस तरीके से दिखा रहे हैं वहाँ पर हमारी वेबसाइट पर। और इससे भी कॉपी करके रख लेते हैं, अगर वो नहीं चला तो ये लगा लेंगे। रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, सही है, तो यहाँ पर ये आ रहे हैं। और अब जो है मैं इसे ब्रेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, हाई आई एम के बाद जो ये यहाँ पर लिखा है, इसे यहाँ से मैं ब्रेक करके, और जो ये हमारा ये है फ्रंट एंड डेवलपर, जो है ना, इसे नीचे वाली लाइन में ले जाता हूँ। ठीक है, और H1 के क्लोजिंग टैग को भी नीचे वाली लाइन में ले जाता है। हमें करना क्या है देखें। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर लिखना है npm टाइप राइटर इफेक्ट। तो ये जो टाइप राइटर इफेक्ट है, ये हमें चाहिए रिएक्ट सिंपल टाइप राइटर इफेक्ट, ये ले लेते हैं। और जो ये रिएक्ट सिंपल टाइप राइटर इफेक्ट है वो हमारे कोड को इस तरीके से हमें चला कर देगा। तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद जो है इससे मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करते हैं। तो जब जब तक ये हो रहा है तब तक इसके जो है ना वो हम एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं। एट्रीब्यूट्स में क्या क्या है? वर्ड्स है, वर्ड्स का एट्रीब्यूट है। और टाइपिंग स्पीड है, डिलीट स्पीड है, डिले है, कर्सर है, कर्सर स्टाइल है। ठीक है, तो ये सब हमें यूज़ करना है। तो एक एक करके करते हैं, ये हो जाए इसकी इंस्टॉलेशन। इसकी इंस्टॉलेशन नहीं हुई, ज़बरदस्त। यहाँ पर लिखते हैं और लेगेसी पेड़ लगा देते हैं इसमें। यहाँ से इस फ्लैग को कॉपी करके इससे यहाँ पर लगाकर एंटर कर देते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन इसकी हो गई है, और ये है फ्रंट एंड डेवलपर।
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऊपर आ जाता हूँ, बल्कि इसकी चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर इंपोर्ट करने का तरीका बताते हैं, ये इंपोर्ट टाइप राइटर फ्रॉम रिएक्ट सिंपल टाइप राइटर। इस कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, अपने कंपोनेंट में आ जाते हैं, कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर नीचे इसे पेस्ट कर देते हैं और टाइप राइटर के नाम को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा वो कहाँ चला गया, ये है फ्रंट वेब, फ्रंट एंड वेब डेवलपर। तो इससे जो है ना, इसे हमें रैप करना है, तो इसे हम टाइप राइटर के अंदर करते हैं बंद। इस तरह करते हैं कि टाइप राइटर जो है ना, वो मेरे ख्याल है कि यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इस तरह नहीं, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं सर। अब जो है इसके कुछ एट्रीब्यूट उसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला एट्रीब्यूट था उसमें वर्ड्स का, वर्ड्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो जो वर्ड्स है वो बताता है कि वो, उसकी टाइप एरे है, ठीक है। और लिखना कैसे, ऐसे करके लिख देना है। एरे को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ एरे को लाकर जो है ना वो हम पेस्ट कर देते हैं। वो कह रहे हैं किस तरह लिखना है, तो हेलो की जगह पर हमारा हेलो तो नहीं है ना, हमारा क्या है, हमारा तो ये है। इससे यहाँ पर रख दें अंदर इस स्ट्रिंग में एक्स यू आई डिजाइनर। तो अब इस तरह भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं सजेशन में कॉमा लगाकर। अभी फिलहाल हम दो ही इस तरह ही लिखते हैं। वर्ड के अंदर, एरे के अंदर लिख दिया, पहला वाला जो दिखेगा उसको मिटाकर दूसरा वाला जो दिखेगा, ठीक है। ये तो पहला एट्रीब्यूट हो गया वर्ड का। अब दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, हमें ये चलाना है लूप में, बार 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 चलाना है। तो ये जो लूप है वो एक बूलियन प्रॉपर्टी है, और इस बूलियन प्रॉपर्टी को हमें ट्रू करना पड़ेगा। तो लूप के नाम को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर लूप को लिख कर आप यहाँ पर वन लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर वन लिखा है तो वन दे देंगे हम, ठीक है। बूलियन प्रॉपर्टी है, कंट्रोल हाउ मैनी टाइम्स टू रन जीरो, जो है वो फॉल्स टू रन इनफिनाइटली। चलें, यहाँ पर हमने वन लिख दिया। अब जो है हमें यहाँ पर और कौन सी प्रॉपर्टी है इनके पास, कर्सर वाली है। कर्सर जो है ना, ये हमें चाहिए, और कर्सर यहाँ पर कहते हैं बूलियन प्रॉपर्टी है। तो बूलियन प्रॉपर्टी अगर ये है तो ट्रू और फॉल्स में लेगा। तो कर्सर क्या है, कर्सर को हमें ट्रू करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह ना, ट्रू। अब कर्सर के स्टाइल को डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा इस तरीके से वो जो है ना आ रहा होता है कर्सर स्टाइल। तो कर्सर स्टाइल को यहाँ पर हम लिख देते हैं। कर्सर स्टाइल में आप यहाँ पर इस स्ट्रिंग के फॉर्म में आप यहाँ पर लिख दें ये। तो ये नहीं लिखते, हम ये लगा देते हैं, अंडरस्कोर लगा देते हैं। टाइप राइटिंग इफेक्ट जो है ना वो इससे ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। और और क्या है यहाँ पर, टाइपिंग स्पीड है, तो टाइपिंग स्पीड में नंबर दे सकते हैं आप। टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर एट्रीब्यूट को लगाएं, और टाइपिंग स्पीड जो है वो हम रख सकते हैं यहाँ पर, जो ये बता रहे हैं, जैसे 80 बताया है इन्होंने, 80 कर देते हैं, 80 बताया ना इन्होंने, हाँ। और डिलीट स्पीड है, तो कैरेक्टर डिलीटिंग स्पीड इन मिली सेकेंड, मतलब ये ना, आपका जो पहला वाला लिखा हुआ है वो कितनी देर में मिटेगा और दूसरा वाला आएगा, तो जो मिटने का टाइम है ये वो है। डिलीट स्पीड को यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर लगा दें, और डिलीट स्पीड में यहाँ पर ये बता रहे हैं 50, तो हम 50 ही लगा देते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है, डिले स्पीड की प्रॉपर्टी है। तो डिले स्पीड जो है वो डिले टाइम बिटवीन द वर्ड इन मिली सेकेंड, एक वर्ड से दूसरा जो वर्ड है वो कितने मिली सेकेंड में होना चाहिए। तो डिले स्पीड को यहाँ से लिया, और जो इन्होंने दिया हुआ है वही लगा दें, डिले स्पीड यही दे दें। तो इनकी प्रॉपर्टीज हमने लगा ली, वर्ड को जैसा बोला वैसे लिख लिया, लूप, कर्सर, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं और हम अपनी वेबसाइट में देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो आई एम के बाद दे दें आप एक स्पेस। ठीक है, उसके बाद जो है इस यू एक्स यूब जो है वो वन से तो नहीं चल रहा है, आप इसे, ये है ना इन्फिनिटी, इससे ऊपर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। रिफ्रेश हो जाए एक दफ़ा फिर ये सही से दिखा देगा। आई एम फ्रंट एंड डेवलपर, यू एक्स यू आई डिज़ाइनर। अब ये चलता ही रहेगा इन्फिनिटी टाइम। आसान था, एट्रीब्यूट्स यहीं से उठा लिए और सारी चीज़ें भी यहीं से उठा ली, और सही वाली एनिमेशन बनकर हमें मिल गई जैसे चाह रहे थे हम। और ये टाइप राइटिंग इफेक्ट में ना ऐसे अंडर स्कोर ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। वो ऐसे जो वो आता है ना बीच में, जो वो थोड़ा मुझे मतलब, वो भी अच्छा है, लोग वो भी यूज़ करते हैं, आप वो लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। चलें हम जो है ना आगे चलते हैं और आगे वाले सेक्शन में अब काम करते हैं। तो ये इस सेक्शन में इतना ही था। ठीक है, एक वेविंग हैंड कर दिया, टाइपराइटर इफेक्ट लगा दिया। अब चलते हैं हम अपने अबाउट सेक्शन में। तो ये जो अबाउट सेक्शन है, इस अबाउट सेक्शन में एनिमेशन करना चाह रहा हूँ मैं। दो सेक्शन है, ये आपको याद होगा। एक ये लेफ्ट डिव है और इमेज वाला जो ये है ये एक राइट डिव है। तो बहुत सिंपल एनिमेशन करना चाहते हैं हम इसमें। और वो इस तरह है कि अभी जो ये इस वक्त जहाँ पर है और ये इस वक्त जहाँ पर है, ये दोनों यहाँ पर तो है ही। इसे बंद करते हैं, हीरो सेक्शन को आ जाते हैं अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन को F12 यहाँ पर डबल क्लिक करके F12 प्रेस करते हैं, तो आपको ये कंपोनेंट ओपन करके दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डिव्स हैं आपके पास। ये जो दो डिव आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर हमें एनिमेशन करनी है। तो किस तरह एनिमेशन करेंगे हम? एनिमेशन करने के लिए आप यहाँ पर लिखें इंपोर्ट, और इंपोर्ट में यहाँ पर आप लिखें मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन। ठीक है, ये सजेशन से हमारे पास फ्रेमर मोशन आ गया। करना क्या है, लेफ्ट डिव को और राइट डिव को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो डिव डिव के नाम से पहले आप लिख दें मोशन डॉट, और इसके डिव के नाम से पहले भी मोशन डॉट। तो ये जो एप्स हुआ हुआ था ओपन कर दिया मैंने, तो इसका जो ये ओपनिंग टैग है, इस ओपनिंग टैब के एंगुलर ब्रैकेट में थोड़ी जगह बना लें ऐसे। और यहाँ पर आकर हम इससे बताते हैं कि भाई मोशन शुरू होने से पहले उसकी हालत क्या हो। तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनिशियल स्टेज पर। इनिशियल स्टेज मतलब शुरुआती स्टेज। इसमें हम ये बताते हैं कि वो नजर ना आए, ओपेसिटी क्या हो इसकी, जीरो हो जाए, वो दिखाई ना दे। और हम क्या कह सकते हैं, और हम इससे ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली जो है ये एक्स एक्सिस में माइनस करूंगा ना तो लेफ्ट साइड की स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा, लेफ्ट साइड से पीछे की तरफ चला जाएगा। एक्स हॉरिजॉन्टल होता है। तो -100 करके देखते हैं कि ये -100 में कितना बाहर जाता है। ठीक है, इनिशियल स्टेज मैंने बता दी कि एनिमेशन जब ना हो उससे पहले ये कहाँ पर चले जाए, एनिमेशन होने से पहले ये कहाँ पर हो, एक तो गायब हो जाए, ओपेसिटी जीरो है, और बाहर निकल जाए हमारी स्क्रीन से। तो हमने -100 कर दिया। -100 मतलब 100% बाहर, परसेंटेज है ये। एक प्रॉप्स बोल, इसको एट्रीब्यूट बोलेंगे। एक एट्रीब्यूट और है जिसको हम कहते हैं वाइल इन व्यू। वाइल इन व्यू के मतलब ये होता है कि जब मेरी स्क्रीन अबाउट सेक्शन में आ जाए तब अप्लाई होने वाली चीजें मैं यहाँ पर लिखूंगा, सीएसएस की प्रॉपर्टीज। भाई देखें ना, अबाउट सेक्शन के ऊपर नीचे जब मैं स्क्रीन को चले जाऊंगा, मैं अपने प्रोटोटाइप को पोर्टफोलियो को देखना है, हीरो सेक्शन को देखना है, तो उस वक्त तो मैं नहीं देख रहा ना अबाउट सेक्शन को। एनिमेशन कब अप्लाई हो, जब मैं अबाउट सेक्शन पर आऊं तब अप्लाई हो। तो ये वाइल इन व्यू का जो एट्रीब्यूट है ये इस तरह काम करता है।
स्क्रॉल करके जब आप इस अबाउट सेक्शन में आएंगे तभी ये एनिमेशन चलेगी, वरना ये एनिमेशन नहीं चलेगी। तो क्या दिखाना है आपको? आपको कुछ भी नहीं दिखाना है, आपको बस इससे बोलना है कि भाई ओपेसिटी जो मैंने गायब की है ना, उसको वापस से लेकर आ जाओ, दिखाई दे वो। और इसको बोलें कि जहां पर ये है एक्चुअल में, जहां पर मैंने बनाया है वहां पर इसको लाकर रख दो, मतलब जीरो पोजीशन पे। इसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, जीरो पोजीशन पर लाकर यहाँ पर रख दो इसे। और ये इसको एक डिले टाइम दे दें कि कितनी देर में आप इसको बताना चाहते हैं ना ट्रांजिशन कितनी देर में हुई है, तो आप इससे बता दें। ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी सेकंड्स लेती है, और सेकंड के ऊपर जो है वो आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड ऑब्जेक्ट की शक्ल में सीएसएस की ही प्रॉपर्टी दी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम देते हैं इसे। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या देते हैं, इसमें एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप स्प्रिंग दे दें। स्प्रिंग वाला मुझे इसलिए सही लगता है क्योंकि ना वो एक तो आता है और हल्का सा बाउंस बैक करता है। वो ना ऐसे आएगा और हल्का सा ना बाउंस बैक करता है, आके बिल्कुल अपनी जगह पर नहीं आता, पहले जगह पर आता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर थोड़ा पीछे आ जाता है। तो वो थोड़ा सही लगता है। अच्छा, उसके बाद हम इसे देखते हैं कि हमने क्या बनाया है, तो चेक करते हैं। यहाँ पर ये आई थिंक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर कुछ रिफ्रेश करना चाहिए। ठीक है, तो यूज़ क्लाइंट का यूज़ कर लेते हैं, शायद ये उसका एरर दे रहा है हमें। ठीक है, नीचे आते हैं। तो ये आप देखेंगे इसके ऊपर एनिमेशन लग गई। यहाँ पर रहते हुए ही अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि एनिमेशन की असल में कंडीशन है कैसी। ये बाहर से आया, और ये हल्का सा एक बहुत माइनर से स्प्रिंग इफेक्ट है इसमें, अगर आप देख पाए तो। दोबारा रिफ्रेश करूँ, देखें। दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। ये बाहर से आया और ये हल्का सा एक स्प्रिंग इफेक्ट लेकर यहाँ पर आ गया। रिफ्रेश किए बिना ही चलेगा ये जो आपने ये लगाया ना वाइल इन व्यू, ये क्या करता है, अभी मैं इससे हट जाऊंगा ना, हट गया मैं इससे, अब मैं वापस आऊंगा तो दोबारा ये चल पड़ेगा, फिर मैं हट जाऊंगा, फिर मैं अपना व्यू पोर्ट में ऐसे इधर आऊंगा दोबारा चल पड़ेगा, नीचे चले जाऊंगा, ऊपर वापस आऊंगा तो दोबारा चल पड़ेगा, ये इस तरह। तो अब इसको देते हैं राइट वाले को। तो राइट वाले को हम किस तरह देंगे? राइट वाले डिफ इससे कोलैप्स कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। आपको समझ आया ना? यहाँ पर जो है ना, वो हम अपने इसको कोलैप्स कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ जाए, मोशन को लिख दें इस डिव से पहले। पहले इसे ओपन कर लेते हैं, नीचे वाले को मोशन डॉट कर लें इसे, और यहाँ पर भी लगा दें मोशन डॉट है। यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ वहाँ से प्रॉपर्टीज में कॉपी करके ला सकता हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा तो क्या होगा कि हमारी वो स्ट्रांग होगी, मसल मेमोरी स्ट्रांग होगी। तो हम यहाँ पर इसे लिखते हैं इनिशियल। इनिशियल के बाद यहाँ पर हम इसे गायब करेंगे ना, पहले तो ओपेसिटी को कर देंगे 0। और एक्स 100%, अगर आपको राइट साइड की तरफ बाहर निकालना है इसे 100% पूरा बाहर निकालना है तो एक्स 100 कर दें। उधर ऊपर -100 किया था तो वो लेफ्ट की साइड से बाहर निकला था, यहाँ पर +100 लिखा है तो वो राइट साइड से बाहर निकल जाएगा। और वाइल इन व्यू का एक एट्रीब्यूट था ना, वाइल इन व्यू, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे हैं, वाइल होवर, वाइल टैप, वाइल व्यू। तो खैर वाइल इन व्यू कर देते हैं हम इसे, और इसके अंदर जो है ओपेसिटी को 1 कर देते हैं, मतलब वो दिखने लग जाए और वो अपनी पोजीशन पर आ जाए। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, ट्रांजिशन दे सकते हैं, इसमें थोड़ा डिले दे देते हैं। ड्यूरेशन 2 सेकेंड, टाइप स्प्रिंग, हाँ यही देना है हमें। तो हो गया ये। पहले वाली हालत कैसी हो, फिर एनिमेशन किस तरह हो जाए एनिमेशन के बाद, और कितनी देर में हो जाए, ये 3 चीज़ें डिफाइन कर दी हमने। अभी देखते हैं क्या बना। सही है। अभी मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, ये इस तस्वीर जो है ना वो मुझे लग रही है थोड़ी करीब, इससे मैं 50 कर देता हूँ। ऐसे भी पीछे भी कर सकते हैं।
जबरदस्त। ठीक है, क्लियर है आपको, ये आगे चलें। अच्छा, अब जो है आपने ये तो बना लिया, और अब आप आ जाएं इसमें। तो ये जो सेक्शन है, ये मेरे ख्याल से इसका कंपोनेंट हमने ना अलग बनाया था। इसका कंपोनेंट मुझे जहाँ तक याद है, वो हमने अबाउट के नीचे तो नहीं बनाया, तो हमने इसको बनाया था कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर, अबाउट बॉटम इमेज के नाम से एक फोल्डर के अंदर बनाया था। इमेजेस हैं जो लगी हुई हैं, तमाम इमेजेस लगी हुई हैं, लेकिन इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि एक सेक्शन का पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर इमेज 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 करके बहुत सारे चाइल्ड्स हैं इसके। ऐसे ही है ना, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन है ना इनका, ये सारे चाइल्ड हैं, ये पेरेंट है। तो सेक्शन जो है वो अपने अंदर बहुत सारे चाइल्ड को रखता है, इमेज वाले चाइल्ड को। सबसे पहला काम यहाँ पर वही करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। नेम्ड इंपोर्ट है मोशन के नाम से, और फ्रेमर मोशन को इंपोर्ट कर लिया आपने। अब जो है इस मोशन को यहाँ से कॉपी कर लें, और जो आपका पेरेंट है, मतलब सेक्शन, उस सेक्शन से पहले आप लगा दें मोशन डॉट, और यहाँ पर नीचे भी लगा दें मोशन डॉट। सेक्शन पेरेंट कंटेनर को ही दे दिया मोशन डॉट, दे दिया, सही है। अब एक काम हम करते हैं, यहाँ पर इनिशियल स्टेट हमें बताना है, और हम इससे बताएंगे कि जब हम इसे स्क्रॉल करके इस सेक्शन में आए तो उस वक्त क्या हो, ये हमें बताना है, इनिशियल स्टेज, और वो बताना है हमें। तो इसको हम इस तरह करते हैं, ये वाली एक नई चीज़ है, इससे आप समझ लीजिएगा, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या चल कैसे हो रहा है ये। तो ये जो है सेक्शन, इसको आप पेरेंट कहेंगे, या फिर आप इसको एक कहेंगे कंटेनर। कंटेनर के अंदर बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, या पेरेंट के अंदर बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक ही बात है। तो इसको हम कंटेनर कह देते हैं, ठीक है। रिटर्न जो आपने किया है, ये जो आपका पूरा कंपोनेंट है ना, इससे ऊपर की तरफ, मतलब आपके कंपोनेंट से बाहर की तरफ, एक हम बनाते हैं पेरेंट के लिए ऑब्जेक्ट। तो इसको ज़रा कॉन्स्ट से बनाना है हमें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेनर, कंटेनर का एक बनाते हैं हम वेरिएंट। तो ये जो के लिए, इसको यहाँ पर मैं लिख दूंगा पेरेंट वाला, ठीक है, मतलब सेक्शन के लिए। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इतना मतलब आप उसमें डेप्थ में मत चली जाएगा, ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, नाम इसका कंटेनर वेरिएंट है, और एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी एक हिडन की, एक हिडन की प्रॉपर्टी होगी, और एक होगी शो की प्रॉपर्टी। नाम से ही जाहिर है आपको समझ ला, और हिडन मतलब छुपने वाला। छुपने वाली कंडीशन होगी इनिशियल कंडीशन, दिखने वाली कंडीशन होगी वाइल इन व्यू वाली कंडीशन, है ना। तो हिडन को अभी हम करते हैं, पहले दिखने वाली जो कंडीशन है, उस दिखने वाली कंडीशन में हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। ट्रांजिशन जो है वो इस तरह आपने लिखकर, और ट्रांजिशन को एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में बना दें इस तरह। शो होने वाली हालत कैसी होगी, उसके अंदर ट्रांजिशन है, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है इस टैगर के नाम से, इस टैगर चिल्ड्रन के नाम से, इस टैगर चिल्ड्रन। अब ये जो 0.2 है ना, ये 0.2 है, 0.2 सेकेंड। और ये जो 0.2 सेकेंड है, ये असल में जब पहली वाली इमेज आपको दिखेगी, उसके बाद आपको दिखेगी दूसरी वाली इमेज 0.2 सेकेंड के बाद, फिर तीसरे वाली इमेज उसके 0.2 सेकेंड के बाद, फिर
चौथी इमेज उसके 0.2 सेकेंड के बाद। तो इसलिए आपने सैगर चिल्ड्रन में 0.2 सेकेंड लिख दिया, और ये ट्रांजिशन है। और ट्रांजिशन में ज़ाहिर है हम सेकंड सेकंड ही बताते हैं ना ड्यूरेशन में, तो यहाँ पर इस सैगर चिल्ड्रन के नाम की एक प्रॉपर्टी है शो के अंदर। ये आपने जो लिखा है ना, ये आपने किसके लिए लिखा है, पेरेंट के लिए। अब एक हम बनाते हैं चिल्ड्रन के लिए। तो चिल्ड्रन मतलब इमेज। अब चिल्ड्रन कॉन्स्ट करके बना लें यहाँ पर, और कॉन्स्ट करके यहाँ पर बना के आप यहाँ पर लिख दें आइटम वेरिएंट। अब ये जो ऊपर वाला कंटेनर वेरिएंट था पेरेंट के लिए, नीचे वाला आइटम वेरिएंट है चाइल्ड के लिए। तो इसके अंदर भी वही लिखना है आपको, हिडन। हिडन मतलब जो छुपी हुई प्रॉपर्टी हो, मतलब इनिशियल स्टेटस की कैसी हो। और कॉमा लगाना भूल गया मैं ऊपर, और यहाँ पर आप लिख लें शो। शो को आप ओपन कर लें, ऊपर वाली लाइन में ही ले चलते हैं, ऐसे ज़्यादा सही नजर आता है। तो हिडन, हिडन मतलब पहले किस हालत में हो। तो पहले की हालत इसकी ना, हम बता देते हैं कि वो गायब हो जाए, ओपेसिटी को जीरो कर देते हैं, न ना दिखाई दे। और बोलते हैं कि जो ये वर्टिकल जो डायरेक्शन होती है ना, वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर से नीचे ऐसे वाली, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, तो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में हम इससे कह देते हैं कि नीचे की तरफ हो जाए वाई, वाई 20 देते हैं इससे, कि वाई में जो जिस पोजीशन पे ये अभी है उस पोजीशन से क्या हो जाए, ये नीचे हो जाए। उस पोजीशन से क्या हो जाए, वाई 20% नीचे हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है दिखने वाली हालत कैसी हो, तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो, ओपेसिटी दिखाई देने लग जाए। ओपेसिटी दिखने लग जाए, वन कर दें, और वाई को बोल दें कि भाई जिधर इमेज लगी हुई है उधर ही लाकर सेट कर दो, जीरो पोजीशन पर इसके। ठीक हो गया। तो ये आपने चिल्ड्रन के लिए बना लिया। हिडन और शो मतलब इनिशियल और वाइल इन व्यू वाली चीज। ऊपर भी आपने बना लिया, नीचे भी बना लिया, पेरेंट और चाइल्ड दोनों के लिए आपने बना लिया। अब हम पेरेंट की प्रॉपर्टी को पेरेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन का ओपनिंग टैग है, इस टैग के एंगुलर ब्रैकेट को ज़रा यहाँ पर नीचे एंटर करके ना एक यहाँ पर बना लें, और यहाँ पर आपको बनाना है वेरिएंट। अब ये जो वेरिएंट है, ये सेक्शन पेरेंट है ना, तो पेरेंट वाला जो वेरिएंट आपने बनाया है उसका नाम आपने रखा है क्या, कंटेनर वेरिएंट्स। इससे कंटेनर वेरिएंट आप दे दें। इसके अंदर दिखने छुपने वाली दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो मौजूद है। और इनिशियल स्टेज हम बताते हैं ना इसे, कि भाई इनिशियल स्टेज क्या हो। तो इनिशियल स्टेज हमने बता दिया कि हिडन हो। हिडन क्या है, अंदर रखा है ना आपने, देखें हिडन इसका। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना, आपने वेरिएंट कनेक्ट करा दिया, इनिशियल को आपने बोल दिया कि भाई वो हिडन हो जाए, और वाइल इन व्यू लगाते हैं। वाइल इन व्यू इसलिए लगाना है कि जब हमारा स्क्रॉल जो है वो यहाँ पर आ जाए, उस वक्त जो है वो हमें ये दिखे। तो वाइल एस स्मॉल है शो का, तो बिल्कुल वाइल इन व्यू जो है वो शो को ले ले, और इनिशियल जो है वो हिडन को ले ले। तो पेरेंट वाला है ये, पेरेंट वाले का हिडन क्या है, कुछ भी नहीं। शो क्या है, वो कहता है कि भाई 2-2 सेकंड का गैप होना चाहिए हर उसके चिल्ड्रन के दरमियान। 0.2 सेकंड का गैप होना चाहिए हर चिल्ड्रन के दरमियान। तो पेरेंट को हमने कोई ऐसी बहुत कोई मुश्किल प्रॉपर्टी नहीं दी। लिखने का तरीका थोड़ा सा इसका है, वेरिएंट बना के इनिशियल को बता दिया, बोला सिर्फ यही है कि भाई हाइड मत होना, पेरेंट को बोला हाइड मत होना, हाइड में कोई प्रॉपर्टी नहीं दी। और बोला कि इस तुम्हारे अंदर जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो 0.2 सेकंड के बाद दिखाई देने चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके चिल्ड्रंस के पास यहाँ पर। तो भाई देखें, चिल्ड्रन के साथ जो है ना, आपको लगाना पड़ेगा मोशन, वही जो ये इसका नाम है ना, इम्पोर्ट से मोशन को कॉपी कर लिया हमने। और इसको हम करते हैं, इमेज को यहाँ पर क्लिक करें, डबल क्लिक, कंट्रोल D को प्रेस करें, प्रेस करके ही रखें, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो। नहीं, इतना भी नहीं करना है, दोबारा से करना है। इमेजेस को डबल क्लिक करें और एक एक करके करें फिर।
यहाँ तक ये आपने लिख लिया ना। अब इमेजेस से पहले आकर मोशन डॉट लगा दें। ठीक है, हमने सब पर लगा दिया मोशन डॉट। अब अब हम क्या करें? तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि हमने एक बनाया है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, और उसमें हमने बोला है कि इनिशियल ऐसा हो और दिखने वाली प्रॉपर्टी ऐसी हो। इसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? आइटम वेरिएंट। तो इसका जो यहाँ पर इमेज जो है आपका, इस इमेज को आप डायरेक्टली शायद ना मोशन नहीं दे सकते, तब ये एरर दे रहा है मेरे ख्याल से। प्रॉपर्टी इमेज डज नॉट एग्जिस्ट साहिब, स्ट्रिंग इज इक्वल टू डिव कंपोनेंट। आप इससे डायरेक्टली मोशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा कि कंट्रोल जेड करके इमेज के स्टार्टिंग से मोशन को हटा देते हैं। इससे हम नहीं दे सकते मोशन। इमेज को पूरे को सेलेक्ट करते हैं इससे, और एक डिव के अंदर रख देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। और यही जो काम है, ये काम हम सबके साथ कर लेते हैं। तो इससे भी कट करें। डिव के साथ तो आप मोशन दे सकते हैं, लेकिन इमेज नेक्स्ट जेस का अपना टैग है, तो इसलिए एक एक करके इसे डिव के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, रख मैंने सबको डिव के अंदर रख दिया। अब इस मोशन के नाम को कॉपी करें और डिव को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके डिव को कंट्रोल डी करके सारे डिव्स को एक साथ आप पकड़ लें। ठीक हो गया। अब डिव से पहले आके मोशन को पेस्ट करके डॉट लगा दें। अब कोई एरर नहीं आ रहा है, अब सही है बिल्कुल। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि जो मोशन डॉट डिव हमने लगाया है, इसका जो स्टार्टिंग टैग है, इसके स्टार्टिंग टैग में आपको ये वाला जो वेरिएंट है, ये वाला वेरिएंट दे देना है। इसका नाम क्या है? आइटम वेरिएंट है ना, ये आइटम्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए। इसके नाम को कॉपी करें और आप मोशन डॉट डिव को यहाँ पर क्लिक करें। ये जो एंगुलर ब्रैकेट का ज़रा ख्याल रखिएगा, मैं ओपनिंग टैग के अंदर बात कर रहा हूँ डिव के। यहाँ पर क्लिक करके और ऑल्ट के बटन को प्रेस करके रखें, नीचे वाले के भी क्लिक करें, यहाँ पर भी क्लिक कर दें। ये तो क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर करें क्लिक, ध्यान से कीजिएगा ताकि सबको एक साथ ही हम दे दें। ठीक है, ये सब मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्पेस दिया, यहाँ पर लिखा वेरिएंट, वेरिएंट्स। ठीक है, वेरिएंट्स के अंदर पेस्ट कर दिया आइटम वेरिएंट। बस इतना करना था। और दोबारा से मैं बता देता हूँ एक दफ़ा, पेरेंट को आपने क्या बोला कि छुपने की ज़रूरत नहीं है, और अपने अंदर जो भी उसके चिल्ड्रन है उसको 0.2 सेकेंड के बाद वो लेकर आ जाए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह। चिल्ड्रन को आपने क्या बोला कि वो छुप जाए, थोड़ा नीचे हो जाए, और जब दिखे तो फिर वो कैसे दिखे? पूरा दिखे, और अपनी पोजीशन पर आ जाए, जीरो पोजीशन जो उसकी है वहां पर आ जाए। और फिर आपने वेरिएंट के नाम से इनिशियल को बोल दिया कि हिडन अप्लाई कर लो, वाइल इन व्यू को बोला शो में जो भी लिखे है वो अप्लाई कर दो। पेरेंट को आपने ये बोला। और बाकी इमेज का टैग जो है वो नेक्स्ट का अपना टैग होता है। तो अपना टैग जो है वो फिर आपको पता है वो मोशन अप्लाई नहीं कर रहा था, तो हमने एक डिव में बंद कर दिया। और डिव में बंद करने के बाद हमने क्या किया? वेरिएंट्स करके हमने बता दिया आइटम वेरिएंट बना हुआ है, तो आइटम वेरिएंट को अप्लाई करो। जैसे मैं आइटम वेरिएंट के ऊपर देखें माउस रखा है मैंने, तो अंदर की सारी चीज़ें दिखा रही है। देखें, हिडन, शो, ये सब दिखा रहे हैं। तो इससे भी मिल जाएंगी चीज़ें। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये आपने बनाया क्या है। अब हम देखते हैं आपने बनाया क्या। तो ये आपने एरर बनाया है, इसको जो है ना यूज क्लाइंट दे देते हैं। यूज क्लाइंट।
ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। ये भी सही काम कर रहे हैं। ये इस तरह काम करे, इसे एक दफ़ा मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर रहते हुए। एक दफ़ा मैं F5 प्रेस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आपने बनाया क्या। दोबारा दिखाता हूँ। और ये वाइल इन व्यू में लिखने का क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है। देखें, अच्छा लग रहा है ना ये। अभी आप ऊपर से वापस नीचे आए तो इसमें ये वाली एनिमेशन, इसमें ये वाली एनिमेशन हो गई। चलें, तो हमने ये भी बना लिया। अब हमारी बारी है लास्ट वर्क को दिखा, मतलब पोर्टफोलियो सेक्शन को दिखाने की। तो पोर्टफोलियो सेक्शन में मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ यहाँ पर कुछ करूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। सिंपल एनिमेशन देंगे, इससे बंद कर देते हैं और यहाँ से हम कोलैप्स करते हैं, SRC में जाते हैं कंपोनेंट, बल्कि यहाँ पर से नहीं, यहाँ से जाते हैं। पोर्टफोलियो सेक्शन को डबल क्लिक करके F12 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो हमें यहाँ पर लेकर आ जाएगा। और अभी कैसा कि यहाँ पर हम आ गए पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये जो कार्ड्स हमें दिख रहे हैं ना, इस कार्ड्स के ऊपर मुझे करना है क्या, एनिमेशन करना है इस कार्ड्स के ऊपर। तो पूरे सेक्शन पे नहीं करना है मुझे, मुझे सिर्फ कार्ड के ऊपर करना है। तो कार्ड के ऊपर जो एनिमेशन करनी है ना, वो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पोर्टफोलियो कार्ड का एक कंपोनेंट है यहाँ पर। और इस कार्ड के कंपोनेंट को आपको करना है असल में एनिमेशन। तो इस कार्ड के कंपोनेंट के ऊपर डबल क्लिक करके F12 प्रेस करें ताकि आप इस कंपोनेंट के अंदर आ जाएं। आ गए आप कार्ड के कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब कार्ड के कंपोनेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। नेम्ड इंपोर्ट है ये, मोशन फ्रॉम फ्रेमर मोशन। मोशन के नाम को कॉपी कर लें। और अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फ्रेमर मोशन को। तो फ्रेमर मोशन को हम किस चीज़ पर अप्लाई करें ये सोचते हैं पहले। अच्छा, मैं अभी जो आपसे कहने जा रहा हूँ और जो मैं इसके बाद एनिमेशन करने जा रहा हूँ, मतलब इस सेक्शन के बाद जो दूसरे सेक्शन में एनिमेशन करने जा रहा हूँ, उसमें एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो ये है कि ये लूप के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, अब समझिएगा मेरी बात को। ये लूप के अंदर चल रहे हैं और लूप के अंदर जो रिटर्न है वो इस आपके पूरे कार्ड को रिटर्न कराते हैं। अगर मैं रिटर्न के अंदर आकर इस डिफ को एनिमेशन कर दूंगा तो याद रखिएगा, वो तमाम के तमाम कार्ड्स के ऊपर सिमिलर, मतलब एक जैसा एनिमेशन अप्लाई होगा। याद रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ और ये चीज़ आपको बाद में समझ आएगी। लूप के अंदर, रिटर्न के अंदर जो आप कार्ड को बना रहे हैं, ये एक कार्ड नहीं है। जितना डाटा पीछे पड़ा हुआ है उतने कार्ड्स बनते हैं यहाँ पर। तो ये जो कार्ड्स हैं, इसके ऊपर अगर मैं एनिमेशन करूंगा तो वो तमाम की तमाम कार्ड्स के ऊपर एक जैसे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है और मोशन को कॉपी करते हैं। और मोशन को कॉपी करके, ये मेरा मेन है ना, इस मेन को ही तो हमें बोलना है। मोशन डॉट लगा देते हैं यहाँ पर और इसकी लाइन को फॉलो करते हुए नीचे जाते हैं, बल्कि और इसका जो ओपनिंग टैग है, इस ओपनिंग टैग के एंगुलर ब्रैकेट को नीचे लेकर जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी वो लिख देंगे, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज लिख देंगे। तो हमें असल में ज़्यादा कुछ यहाँ पर लिखना नहीं है। हमें यहाँ पर बोलना है कि इनिशियल स्टेज, एनिमेशन से पहले इनिशियल स्टेज कैसी हो वो बताना है। तो वही वही सारी प्रॉपर्टीज बतानी है कि भाई छुप जाए, ओपेसिटी जो है वो इसकी ज़ीरो हो जाए। और एक CSS की प्रॉपर्टी होती है स्केल की, अगर आपको याद हो तो स्केल को आप कह दें कि भाई ज़ीरो हो जाए। बस ये बता दें कि वो एक तो छुप भी जाए और स्केल जो है वो, स्केल उसका साइज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो ख़त्म कर दे। उसको छोटा इतना कर दे कि वो ज़ीरो कर दे, ख़त्म कर दे और छुप भी जाए। इनिशियल SEO। और उसके बाद वाइल एंड व्यू लिखते हैं। वाइल एंड व्यू की जो प्रॉपर्टी है, उस वाइल एंड व्यू की प्रॉपर्टी में इसका बिल्कुल अपोजिट लिखना है हमें। तो क्या लिखना है कि वो दिखने लग जाए, इसको पूरे को कॉपी करते हैं। ओपेसिटी दिखने लग जाए मतलब 1 हो जाए, और स्केल जैसा है वैसे ही हो जाए, 1 हो जाए। और
थोड़ा सा ये जो हो दिखने छुपने का जो ये प्रोसेस है, वो ट्रांजिशन दे दें कि भाई कितने देर में हो वो बता दें। तो यहाँ पर आप लिख दें ड्यूरेशन कितनी है उसकी। ड्यूरेशन जो है इसकी, वो आप 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी आपको देना है ना, आप वो यहाँ पर दे दें। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं कुछ भी बोलना है इससे। कैसे हो, छुपी हुई हो, दिखने लग जाए, 1 सेकंड में हो, ये जो भी आप कर रहे हैं। और यूज़ क्लाइंट का यूज़ कर लें ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वेब पेज पर और वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या बनाया हमने। ठीक है, रिफ्रेश हो गया ये। यहाँ पर आते हैं, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, और यहाँ पर ये बनाया आपने। और इसमें अच्छी बात क्या है कि आप इन 3 कार्ड्स को देख रहे हैं, तो ये 3 कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, नीचे वाले कार्ड आपको नजर नहीं आ रहे। लेकिन जैसे आप थोड़े से नीचे आते हैं तो वो नीचे वाले भी आ जाते हैं, और ऊपर वाला फिर गायब हो जाता है। ऊपर वाला कार्ड जो है वो फिर गायब हो जाता है। और जैसे आप थोड़े से ऊपर जाते हैं वो फिर आपको दिखाई देता है। तो एक अच्छी एनिमेशन बन गई। नीचे आए, ऐसे नीचे आए, वापसी ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर वापसी ऊपर गए, फिर नीचे आए, तो ये इस तरह। ये बस इतनी एनिमेशन काफ़ी है। और अगर एक से ज़्यादा, आपको पता है ना इसमें बहुत सारे कार्ड्स होंगे तो फिर क्या होगा, आपको पता है क्या होगा इसमें। वो जितने स्क्रॉल करते जाएंगे दिखते जाएगा, स्क्रॉल करते जाएंगे दिखते जाएगा। इस तरह का एक इफेक्ट आते जाएगा। ज़्यादा लिखा भी नहीं है इसमें कुछ, और ये दिखाई हमें दे रही है। तो ये आपको समझ आया, अच्छा लगा ये आपको। इसमें मैं आपको ना एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, जो नॉर्मली ना मैंने इमेज के ऊपर होवर इफेक्ट में किया है। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, वीडियोस पर नहीं किया मैंने, इमेजेस पर किया। तो आप आ जाएं इसके इसमें, और यहाँ पर हमने इसको देखें, इमेज को जो यूज़ किया था ना यहाँ पर। तो इमेज को हमने एक क्लास नेम देकर IMG का नाम दिया था। इसकी CSS की प्रॉपर्टी इसी के ऊपर है, यहाँ पर इसे खोलते हैं। IMG आपको कहीं नज़र आ रहा है इसमें? 3 ही यहाँ पर है, IMG कहीं भी नहीं लिखा है। नाम दिया, यूज़ नहीं किया उस नाम को। IMG को कॉपी कर लें, यहाँ पर आप आ जाएं, IMG को टारगेट कर लें। इमेज के लिए ये, इमेज को हम क्या कह सकते हैं, इमेज को हम कह सकते हैं कि जब मैं होवर करूं तो वो, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक वो पढ़ी है प्रॉपर्टी रोटेट की। तो मैं कहूंगा कि इमेज को ना बहुत माइनर सा 2 डिग्री रोटेट कर दे। 2 डिग्री रोटेट कर दे, बहुत छोट माइनर प्रॉपर्टी है ये। और मैं कहूंगा कि इमेज के साइज को ना थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, मतलब वो क्या करे, बड़ा तो करे लेकिन थोड़ा सा रोटेट करके बड़ा करे, ये मैंने बोला है जब भी मैं इमेज के ऊपर होवर करूं। और इसके ऊपर ट्रांजिशन लगा देता हूँ कि ये बिल्कुल झटके से ना हो। ये क्या हो, IMG के टैग को मैं क्या देता हूँ कि मुझे लगाने ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी ऑल कर देते हैं अभी। ऑल करके यहाँ पर लिख देते हैं कि 0.5 सेकेंड या 6 सेकेंड दे दें। 0.6 सेकेंड में हमने एक प्रॉपर्टी और सीखी थी, ईज इन ईज आउट। ईज इन ईज आउट के मतलब स्टार्टिंग हो, मतलब स्टार्टिंग हो तो आराम से हो, एंड हो तो आराम से हो, बाकी जो बीच का जो भी टाइम है वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये है आपके होवर इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या आता है ना आपकी इमेज पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो वो इस तरह एक माइनर सा इफेक्ट देता है आपको, ये देखें। बस इतना था, ये किया मैंने इसके ऊपर, इमेज के ऊपर किया, या इमेज आपको दिखाई दी, इमेज पर माउस लेकर गए तो एक बहुत माइनर सा ये इफेक्ट है इसके ऊपर। क्लियर है आपको? अब जो है, हम सर्विसेज के सेक्शन को ओपन करते हैं। इन कार्ड्स को जो है वो एनिमेट करना है मुझे, तो बाकी तमाम चीज़ें तो से कोलैप्स करते हैं। यहाँ से सर्विसेज के सेक्शन को मैं ओपन करता हूँ। डबल क्लिक करके F12 प्रेस करें, और यहाँ पर जब आप आ जाते हैं तो आपको मिलता है सर्विसेज का सेक्शन जो है वो मिलता है आपको। ठीक है, हमें कार्ड्स के ऊपर, हमें क्या करना है, कार्ड्स के ऊपर अप्लाई करना है। कार्ड्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये जो कार्ड है वो, ये कंपोनेंट हमारे कार्ड को चला रहा है। इस कंपोनेंट को डबल क्लिक करके
F12 प्रेस करें तो ये कंपोनेंट आपको खुल के मिल जाएगा। अब देखें, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी उसको ज़रा जहन में वापस लेकर आए। मैंने बोला था कि अगर कोई चीज़ मैप हुई 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 है और मैप के ज़रिए कार्ड उसके बन रहे हैं, तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी लगा दी किसी एक कार्ड के ऊपर तो वो तमाम की तमाम कार्ड्स पर अप्लाई होगी। लेकिन जो इफेक्ट अभी मैं लगाने जा रहा हूँ वो इफेक्ट मुझे इंडिविजुअल कार्ड के ऊपर लगाना है। मुझे कैसे करना है? इंडिविजुअल कार्ड के ऊपर लगाना है। तो मैं इस तरह करूँगा कि जो मेरा ये लिखा हुआ जो आपको ये नज़र आ रहा है, इससे मैं ना इंडिविजुअली करना चाह रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखें यहाँ पर ना, वैसे नॉर्मली मैं एक फाइल के अंदर एक ही कंपोनेंट बनाता हूँ। तो अभी हम इसको एक अलग फाइल के अंदर अलग कंपोनेंट की शक्ल भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो है आपको इस फाइल के अंदर एक और कंपोनेंट बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है? तो एक और कंपोनेंट बनाने का मकसद क्या होगा कि आप इसके अंदर रख कर चला लें, वरना इसी फाइल में दो कंपोनेंट भी बन सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि एक ही कंपोनेंट एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो एक ही कंपोनेंट एक्सपोर्ट होगा यहाँ से, लेकिन दूसरा कंपोनेंट भी हम बनाकर चला सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये मेरा कार्ड है ना जो लूप में चल रहा है, यहाँ से देखें अगर मैं इसको फॉर्मेट कर दूं तो आप देखेंगे जो ये वाला डिव है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसे कट कर दूं तो जो मैंने था आपका कार्ड था, कंट्रोल जेड करके लेकर आ जाता हूँ, ये है आपका कार्ड है ये। तो मुझे करना ये है कि इसको जो है मुझे एक कंपोनेंट की शक्ल में मुझे नीचे यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, इसके नीचे एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक कमेंट ऐड करके कि ये है क्या, कार्ड कंपोनेंट। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को नीचे कर दें, ठीक है? यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पर हमें करना ये है कि एक हम बनाते हैं अपना कंपोनेंट, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन, और ये जो फंक्शन है और कार्ड रखने के बाद जो है इससे एक फंक्शन की तरह हम चला देते हैं। मतलब ये एक कंपोनेंट है, फंक्शन नहीं है, ठीक है? क्योंकि नाम कैपिटल है ना यहाँ पर, देखें सी का जो है इसके अंदर लाकर वहां से जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी जो है वो वहां से लेकर आ जाते हैं। तो अच्छा देखें, तो ये जो कार्ड का नीचे बनाया ना कंपोनेंट, इसके अंदर हमें अपने कार्ड को रखना है। और ये कार्ड है मेरा, ये जो मैंने अभी कट करके आपको दिखाया था ये है। तो इस कार्ड के ओपनिंग, अरशद नदीम वाला जैबले नहीं है। देखें ये जो कार्ड है ना, यहाँ से यहाँ तक कट कर लें और नीचे आकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें। अच्छा नहीं, रिटर्न लिख कर करें वरना एरर देगा। रिटर्न से ओपन करके आप इसको एक डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें। इसके बाद भी तो पेरेंट है ही ना, फॉर्मेट करें, अभी इसको सही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, एरर का कोई मसला नहीं है। तो की मैप चल नहीं रहे तो की हमें चाहिए नहीं, यहाँ से मिटा देते हैं। और जो है इसके अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये तमाम चीज़ें ये इसलिए एरर्स दे रही हैं क्योंकि आइटम जैसी तो भाई कोई चीज़ है नहीं, आइटम जो है वो है नहीं इसके अंदर। तो ये डाटा जो है वो इसको मिल नहीं रहा है, एरे से मिल रहा था, एरे का जो एरे का ही पैरामीटर था वो आइटम के नाम से। अभी इधर कुछ है नहीं आइटम के नाम से। तो एक काम करते हैं हम ये करते हैं कि एक प्रॉप्स बना लेते हैं यहाँ पर आइटम के नाम से। अभी आइटम का एरर चला गया। अब इस प्रॉप्स के ऊपर क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि इस प्रॉप्स को इसे चाहिए डिस्क्रिप्शन, ये कहाँ से ला कर दूं मैं इस प्रॉप्स को? तो इसको भी देते हैं, सबर करें, इसको भी देते हैं। अभी ये जो कार्ड वाला आपका कंपोनेंट है, इस कार्ड वाले कंपोनेंट को, इसके नाम को कॉपी करें और मैप के अंदर जो आपने रिटर्न लिखा है
इस रिटर्न के अंदर जो है हम इसको चलाते हैं, कार्ड वाले को इसके अंदर चला देते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये, कार्ड को चला दिया। तो क्योंकि ये एक कंपोनेंट है, तो और जो कि लूप लगा हुआ है जिसके ऊपर, तो बार 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 ये कंपोनेंट चलता है। इस लूप की वजह से बार बार ये चलता है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक डॉट मैप है, तो की प्रॉपर्टी देना लाजमी है, मैंने आपको बताया है। की को हम इंडेक्स के तौर पर यूज कर लेंगे। और देखें, आप लूप चला रहे हैं ना डॉट मैप, एरे ये है सर्विसेज कार्ड के नाम से, लूप चल रहा है डॉट मैप वाला। और उसके लूप के अंदर जो आइट एक एक जो एलिमेंट है एरे के अंदर, जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट, टू इंडेक्स वाला एलिमेंट, वो जो है वो इस आइटम के अंदर आ रहे हैं, है ना, बारी बारी आ रहे हैं। पहला लूप चला तो पहला वाला एलिमेंट आया, दूसरा चला तो दूसरा आया, तो इस आइटम के अंदर आ रहे हैं। तो जब पहला वाला चला तो पहला कार्ड भी चला। तो आप एक बनाए यहाँ पर प्रॉप्स, और प्रॉप्स को आप पास कर दें आइटम। ये आइटम ये वाला आइटम है, और ये आइटम ये वाला आइटम है। अब ये जो एरर दे रहा है ना, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको ये वाली चीज असल में आपको क्या करनी है, डिफाइन करनी है। ठीक है, ये वाली चीज आपको आइटम को बतानी है कि भाई आइटम जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो SRC टाइटल और ये तमाम चीजें आती हैं। तो ये आप कैसे बताएंगे, ये आप बताएंगे इस तरीके से, यहाँ पर कॉलन लगाएंगे, यहाँ पर आप बताएंगे लगाकर एक ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि अब हम बताएंगे कि प्रॉप्स के अंदर है आइटम, प्रॉप्स के अंदर क्या है, आइटम है। और आइटम ये लिख कर दे रहे, तो मुझे असल में यही लिखना है कि यहाँ पर प्रॉप्स डॉट आइटम हम लिख सकते थे, लेकिन हमने आइटम को डी स्ट्रक्चर किया है। तो डी स्ट्रक्चर करने से क्या हुआ, हमें बताना पड़ा, इसकी डाटा टाइप बतानी पड़ी। तो डाटा टाइप में हमने बताया कि भाई आइटम है प्रॉप्स के अंदर, और उसके अंदर एक SRC है, एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है, जो कि स्ट्रिंग 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 की वैल्यू लेता है। ये आपको बिल्ट पर एरर नहीं देगा। मैं चाहता मैं यहाँ पर एनी भी लिख सकता था, एनी आपको बिल्ट पर एरर दे देता। ठीक है, तो अभी एरर चले गए सारे। ये इस कार्ड के कंपोनेंट को मिला आइटम, जब मिला आइटम तो आइटम SRC लेकर आया, आइटम टाइटल लेकर आया, आइटम डिस्क्रिप्शन लेकर आया। और यहाँ पर आपने कार्ड को बार 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 चलाया। बार बार जब आप चला रहे थे तो इंडेक्स नंबर भी चेंज हुआ और उसका डाटा भी चेंज हुआ, जो कि आप प्रॉप्स में भेज रहे हैं उसे। ठीक है, यहाँ पर जो आपने ये काम किया है, इस काम को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम इसे रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, और देखते हैं कि हमारे कार्ड्स हमें नज़र आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैं नीचे चलता हूँ, तो यहाँ पर सर्विसेज वाले कार्ड मुझे नज़र आते हैं, बिल्कुल वैसे ही नज़र आते हैं जैसे इससे आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं वापस। यहाँ तक हमने दो कंपोनेंट बना लिए, कार्ड का कंपोनेंट और एक मेरा मेन कंपोनेंट सर्विसेज कार्ड के नाम से। क्यों किया है ऐसा, इसका एक रीज़न है, और वो रीज़न सिर्फ ये था कि मैं जहाँ पर लूप चल रहा है वहाँ पर ये सब नहीं लिख सकता था, वरना क्या होता, वरना ये होता है कि जो एक कार्ड के ऊपर जो इफेक्ट मैं डालता वो तमाम कार्ड्स के ऊपर अप्लाई हो जाती। मैं इंडिविजुअली इफेक्ट डालना चाह रहा था, इसलिए इंडिविजुअली कार्ड का कंपोनेंट बना दिया और उसको चला दिया। ठीक है, अच्छा चलें, यहाँ पर बातें हो गई बहुत सारी, अब जो है हम एनिमेशन की तरफ आ जाते हैं। तो एनिमेशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किया, नेम्ड इंपोर्ट किया, मोशन, और मोशन के साथ ध्यान से आपको यहाँ पर एक फ्रेमर मोशन का ही हुक है ये, आपको करना है यूज मोशन वैल्यू, और उसके साथ आपको यूज करना है यूज ट्रांसफॉर्म। और ये जो तीन चीजें हैं इसको फ्रॉम फ्रेमर मोशन से निकालने हैं, मतलब मोशन को, यूज मोशन वैल्यू को, यूज ट्रांसफॉर्म को। दो जो है वो हुक है, और ये भी मोशन जो है वो भी एक है।
सबसे पहले तो इसे यूज क्लाइंट बना लेते हैं, वरना ये एरर देता है। तो यूज क्लाइंट कर लेते हैं सर। ठीक है, अब ये जो क्या करना है आपको, यहाँ पर इसे यूज करना है, इसके जो ये हुक्स आपने बनाए, इन हुक्स को आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आपको एक बनाना है, कार्ड के कंपोनेंट में आ जाए अपने, ये है आपका कार्ड वाला कंपोनेंट। इस कार्ड के कंपोनेंट के अंदर आपने ये रिटर्न किया है, इस डिफ को कोलैप्स कर दें, रिटर्न के ऊपर थोड़ी जगह बनाएं। और जगह बनाने के बाद यहाँ पर अब हमें वेरिएबल्स बनाने हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर एक मैं यूज रेफ बना रहा हूँ, यूज रेफ याद है ना आपको। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ कार्ड रेफ के नाम से यूज रेफ। यूज रेफ क्या करता है, कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको किसी भी डिव से, ये डॉम मैनिपुलेशन में हेल्प करता है हमारी। तो यूज रेफ को असल में मुझे यही देना है, यूज रेफ को मुझे ये बताना है कि भाई एक अपने पास नल रखो एक तो, और डाटा टाइप भी डिफाइन करते हैं वरना बाद में ये एरर देगा। तो डाटा टाइप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं HTML div एलिमेंट है ये। तो HTML का जो ये div एलिमेंट है, ये हम यहाँ पर ले लेते हैं, और इससे साथ में ये भी बता देते हैं कि भाई ये नल भी हो सकता है, बाद में एरर मत देना अगर ये नल हो तो। ठीक है, ये डाटा टाइप बता दिया हमने इसको। और यूज रेफ जो है ना, तो यूज रेफ जो है वो एरर खुद ब खुद इम्पोर्ट हो गया असल में, इसीलिए मुझे एरर नहीं दे रहा है। तो ये खुद ब खुद इम्पोर्ट हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद दूसरा सेकंड वेरिएबल बनाना है। आप लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं। चलेंगे, यूज रेफ हमने कर दिया। अब यूज रेफ के बाद जो है यहाँ पर एक एक हम बनाते हैं अपने उसको, देखता हूँ वेरिएबल का माउस एक्स। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर मैं ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर यूज मोशन वैल्यू की जो ये हुक है, यूज मोशन वैल्यू का हुक है, इसके नाम को डबल क्लिक करें, और नीचे यहाँ पर लिखा है आपने, यहाँ पर पेस्ट कर दें, इसको राउंड ब्रैकेट दे दें, और इनिशियल वैल्यू इसको दे दें क्या, 0। अब जो ये माउस को हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट के लिए पेस्ट करें, और यहाँ पर आप लिखें माउस वाई, और उसको भी आप 0 दे दें। अभी तीन वेरिएबल बन गए यूज रेफ का, जो कि अभी मैंने कनेक्ट नहीं कराया किसी के साथ भी, कराऊंगा तो उस एलिमेंट के साथ डॉम मैनिपुलेशन कर पाऊंगा। माउस का वेरिएबल क्यों बनाया, ताकि ब्राउजर को तो पता होता है, हमारे माउस को याद रखता है वो, कि माउस किस जगह पर है, इधर कोई और वैल्यू होती है माउस की, इधर कोई और वैल्यू होती है। तो हम चाहते हैं कि जो ब्राउजर ऑटोमेटिक वैल्यूज जो कैप्चर करता है ना मेरे माउस की, वो हम एक वेरिएबल के अंदर ला कर रख लें उसको। तो ताकि हम वेरिएबल के अंदर वो सारी चीजें जो है वो हैंडल कर पाए। ठीक है, तो तीन इसलिए बना लिया, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, ये तीन। आपको समझ आ गई ये चीज, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट हुक है, यूज ट्रांसफॉर्म, इसको कॉपी करें। और यूज ट्रांसफॉर्म को कॉपी करने के बाद ये जो वेरिएबल्स आपने बनाए हैं, इसके नीचे आप आ जाएं। तो जब आप इसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बनाना है एक अदद वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है, इसको आप कहते हैं रोटेट एक्स। अरे कंट्रोल एक्स दबा दिया मैंने। रोटेट एक्स, रोटेट एक्स जो है, ये नाम रखा है वेरिएबल का। इसको आने के बाद आप इक्वल के निशान के बाद आप क्या करें, यूज ट्रांसफॉर्म के हुक को कॉपी करें, इसके नाम को दिया आपने पेस्ट। अभी क्या करें, इसको बताएं कि जो मोशन वैल्यू है ना एक्स की या वाई की, एक्स के रोटेशन के ऊपर वाई रोटेट होता है, और वाई के रोटेशन पे एक्स रोटेट होता है। तो कैसे होता है ये, तो यहाँ पर रोटेट एक्स लिखा हुआ है हमने, और रोटेट एक्स के बाद जो है आप यहाँ पर ले लेंगे माउस की वाई को। ठीक है, माउस के वाई के मोशन वैल्यू को, ये मोशन वैल्यू का हुक है ना ये, जो कि माउस वाई के अंदर है। माउस वाई को हमने यहाँ पर ले लिया, कॉमा लगाएं, और कॉमा लगाने के बाद एक एरे बना दें। अब ये वाला जो एरे है, इस एरे का नाम मैंने रखा है
मैंने नहीं रखा, जो इसका एक्चुअल नाम है पहले वो देखते हैं, इनपुट एरे। ठीक है, इसका नाम है इनपुट एरे। इनपुट एरे को आप बोले हैं भाई -100 और +100। ठीक है, ये है इनपुट एरे। और ये जो है दूसरा एरे, कॉमा लगाकर दूसरा एरे, कॉमा लगाकर जो दूसरा एरे है इसका नाम है आउटपुट एरे। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा इनपुट क्या आउटपुट क्या, अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, इनपुट एरे और आउटपुट एरे। और माउस वाई के यूज मोशन वाले हुक जिसकी वैल्यू अभी 0 है, उसको हमने लिखा, फिर हमने ये दो एरे लिखा यूज ट्रांसफॉर्म के हुक में। और रोटेट एक्स को हमने बोले, और रोटेट एक्स के ऊपर अगर रोटेट करेगा तो माउस वाई रोटेट करेगी। ठीक है, ये जो आपने लिखा है ना, इसको आप क्या करें, कॉपी करें और पेस्ट करें नीचे। और जब आप इसे पेस्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पर करना है रोटेट वाई, और यूज ट्रांसफॉर्म के बाद आप यहाँ पर माउस एक्स को यूज करें, यहाँ पर लिखें माउस एक्स क्या है, यूज मोशन हुक जिसकी वैल्यू 0 है माउस के एक्स के लिए। तो माउस एक्स यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसको -100 रहने दें, इसको +100 रहने दें। ये इनपुट आपका एरे है, ये आउटपुट एरे है। आउटपुट एरे में पहली वैल्यू जो है आपकी उसको -10 कर दें, और दूसरी वैल्यू जो है आपकी उसको उसको पॉजिटिव वैल्यू रहने दें। ऊपर वाले के बिल्कुल अपोजिट हो गया ये, 10 -10 -10 और 10। अब जो है, अब आपको करना ये है कि जो आपने कार्ड इवेंट जो आपने बनाया है ना, कार्ड इवेंट दिखाता हूँ मैं अपने, ये जो आपने कहाँ बनाया, ये यही तो है, ये कार्ड फंक्शन, ये जो कार्ड फंक्शन में ही तो लिख रहे हैं हम सब कुछ। ये जो कार्ड का फंक्शन है, इसके अंदर जो ये कंपोनेंट का जो ये रिटर्न है, वही वही तो अपने अंदर कार्ड रखे हुए है ना। तो जो पेरेंट डिव है, जो पेरेंट डिव है उसके ओपनिंग टैग में आकर आप क्या करें, आप उसके ओपनिंग टैग में आकर उससे आपको कराने कनेक्ट। तो कैसे कनेक्ट कराना है मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, देखें। इस पेरेंट डिव को आपको क्या करना है, पकड़ना है डॉम मैनिपुलेशन के लिए। और ये कैसे करते हैं हम, इसमें हम लगाएंगे एक हुक। और वो हुक कौन सा है, वो आपने बनाया, कहाँ पर बनाया, ये बनाया कार्ड रेफ के नाम से। इस कार्ड रेफ को यहाँ से कॉपी करें, और इस वाले पेरेंट डिव को आपको पकड़ लेना है। तो ओपनिंग टैग को ओपन करें, और ओपनिंग टैग के अंदर ही आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट की शक्ल में लगा देना है रेफ, कार्ड रेफ। अब सिर्फ इतना लिखने से क्या होता है ना कि, और इसका पूरा, इस डिव का जो पूरा कंट्रोल है वो आपके कार्ड रेफ के यूज रेफ वाले हुक के पास आ जाता है। समझ आई बात, तो ये आपने इसको पकड़ लिया इससे। अब जब आपने इसको कनेक्ट करा लिया, तो अब आपको यहाँ पर इनलाइन स्टाइल की प्रॉपर्टीज देनी है। इनलाइन स्टाइल कैसे, स्टाइल, और स्टाइल के बाद आपको ऑब्जेक्ट की शक्ल में वैल्यू लिखनी है। तो वैल्यू जो है ना, वो आप लिखेंगे पर्सपेक्टिव। और जो ये पर्सपेक्टिव है इसकी वैल्यू आप दे देंगे 1000। ये पर्सपेक्टिव वैल्यू क्या करती है, यह आपके इफेक्ट को बनाती है। कौन सा इफेक्ट, वो जब बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लिखें। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, रोटेट एक्स। ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है, रोटेट एक्स। इस रोटेट एक्स को आपने क्या दिया, इस रोटेट एक्स को आपने दे दिया रोटेट एक्स। ये रोटेट एक्स कौन सा है, ये वाला वेरिएबल है। और ये रोटेट वाई ये वाला वेरिएबल है। तो आपने इसको इस तरीके से यहाँ पर, रोटेट एक्स आर नॉट इन द पर्स प्रॉपर्टीज स्ट्रिंग नंबर। चलें इसे देखते हैं क्या एरर दे रहा है ये, इससे हम देखते हैं।
अब इनलाइन स्टाइल की प्रॉपर्टी आपने दे दी। इनलाइन स्टाइल की प्रॉपर्टी के बाद जो है ना, अब आपको यहाँ पर देना है एक इवेंट। इवेंट में आपको क्या करना है, माउस का एक इवेंट होता है ऑन माउस। ऑन माउस का एक होता है मूव इवेंट। यहाँ पर आपको अगर मूव कहीं नजर आ रहा है, माउस मूव, जी, ऑन माउस मूव इवेंट मतलब माउस जब मूव करेगा उसके टाइम पर ये इवेंट है। ऑन माउस मूव इवेंट के ऊपर आपको चलाना है एक फंक्शन। तो आप यहाँ पर चला दें एक फंक्शन, जैसे कि उसका नाम रख दें आप हैंडल माउस मूव। नाम एक जैसे रखेंगे ना तो याद रहेगा। ये आपने एक चला दिया फंक्शन, बनाया नहीं अभी, ये फंक्शन बना लेंगे। तो इसको हम बना लेते हैं हैंडल मूव वाले, हैंडल माउस मूव वाले को कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद आप अपने रिटर्न से ऊपर थोड़ी सी जगह बना लें, यहाँ पर यहाँ फंक्शन बना लेंगे। और यहाँ पर आने के बाद आप हैंडल माउस मूव को कॉन्स्ट लगाकर इसके नाम को पेस्ट करें। और यहाँ पर आकर आप इसको एक दे दें फंक्शन की शक्ल, एरो फंक्शन की शक्ल दे दें। अब जाहिर है मैंने आपको बताया था डॉम मैनिपुलेशन में कि जब भी इवेंट चलेगा तो इवेंट चलते टाइम वो कुछ प्रॉपर्टीज आपको ई के अंदर लाकर दे देता है या इवेंट के अंदर लाकर दे देता है। तो इसके अंदर हम एक ई बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो ई है, ये बेसिकली इसको इसने खुद ही दे दिया, टाइप टाइप दे दिया। अच्छा किया, वरना एनी लगता तो बिल्ट पर एरर आता। रिएक्ट डॉट माउस इवेंट है ये। ठीक हो गया, तो रिएक्ट डॉट माउस इवेंट जो है ना, इसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है। इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लिख दें कि कॉन्स्ट का एक वेरिएबल बनाते हैं, बेसिकली कॉन्स्ट यहाँ पर बनाते हैं एक रिएक्शन का वेरिएबल। और जो आपका हुक है कौन सा वाला, यूज रेफ का हुक, मतलब जिसका नाम आपने रखा है कार्ड रेफ। इस कार्ड रेफ को आप यहाँ पर देकर लिखें करंट, क्योंकि करंट लिखते हैं तो फिर हम उसको यूज कर पाते हैं, वरना हम उसे यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अब आपको इसके अंदर की ही प्रॉपर्टी है ये, आपको यहाँ पर लिखना है डॉट। और डॉट लगाकर देखें, डॉट लगाए तो इसके अंदर की प्रॉपर्टीज शो हो रही है ना मुझे। तो यहाँ पर है एक गेट बाइंडिंग, गेट बाइंडिंग क्लाइंट रिएक्ट, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर गेट बाउंडिंग क्लाइंट रिएक्ट। ये है एक मेथड, तो राउंड ब्रैकेट भी लगा दें। और दूसरी बात ये कि क्वेश्चन मार्क इसने लगा कर दे दिया, हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने। इसके नीचे आ जाएं। इसके नीचे जो है एक और वेरिएबल बना लें। और ये वाला जो वेरिएबल होगा ये सिंपल एक्स के नाम का एक वेरिएबल है, जो कि हमारे हॉरिजॉन्टली पोजीशन को बताता है। अब ये बताए कौन सा एक्स है, ये आपके ब्राउजर से लेकर आएगा। जो ब्राउजर कैप्चर करता है ना माउस को, माउस को कैप्चर करता है ना ब्राउजर उसके पोजीशन को, तो वो हमें कैसे मिलेगा, ये चलेगा। जब ये चलेगा तो ई के अंदर वैल्यूज आती हैं, ई के अंदर वैल्यूज आएंगी तो वो हमें यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ई डॉट क्लाइंट एक्स। ये क्लाइंट एक्स ब्राउजर से जो है ना ई के अंदर की बेसिकली ये वो है प्रॉपर्टी। तो ये आपको डॉम मैनिपुलेशन में जो है वो मैंने दिखाई भी थी, हो सकता है आप भूल गए हो, कोई बात नहीं। तो क्लाइंट एक्स, अब यहाँ पर ये जो आपने वेरिएबल बनाया है आर ई सी टी के नाम से, आर ई सी टी को आप क्या कर दें, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड को, मतलब जो इसकी लेफ्ट साइड है उसको माइनस कर दें आर ई सी टी की टोटल विड्थ डिवाइडेड बाई 2 से। ये आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। ब्राउज आपने माउस को कैप्चर किया, लेफ्ट साइड से टोटल विड्थ डिवाइडेड बाई 2 से माइनस कर दिया। अब नीचे आ जाएं, नीचे आने के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही सिमिलर बना के आपको कॉन्स्ट वाई क्लाइंट वाई रिएक्ट ऊपर की तरफ से, एक लेफ्ट साइड से एक ऊपर की तरफ से, और हाइट डिवाइडेड बाय 2 करके इसको इस तरीके से आपने लिख दिया। तो ये आपने 3 वेरिएबल्स बना दिए। ये एरर क्यों दे रहा है, ये कह रहा है कि पॉसिबली नल हो सकती है ये चीज़, और मैंने इसको ये बात बता भी दी है कि ये नल है। अगर कभी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपने इसको बता दिया कि भाई ये नल हो सकती है, फिर भी वो कह रहा है कि भाई
इज पॉसिबली नल। तो इस कंडीशन में ना अगर आप फंस जाएं तो आप क्या करें, आप एक इफ कंडीशन बनाएं। इफ कंडीशन बनाने के बाद आप इसको लिखें कार्ड रेफ की करंट वैल्यू, इसी पर एरर दे रहा है ना ये, यहाँ पर नॉट का साइन लगाएं। नॉट का साइन लगाने से क्या होता है कि नल होती है फॉल्सी वैल्यू। तो अगर ये नल है तो वो फॉल्स होगा, इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, तो उस फॉल्स को ये एक्सक्लेमेशन मार्क ट्रू बना देगा। तो आप यही कह रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू खाली है तो रिटर्न कर दे। ये लिखने से बताइए क्या हुआ, आपने इसको टाइप स्क्रिप्ट को आपने मुतमईन कर दिया, आपने बोला कि भाई नीचे वाली कोई चीज़ नहीं चलेगी, ऊपर से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसको यही प्रॉब्लम थी ना कि ये पॉसिबली नल है, तो आपने बोल दिया कि भाई अगर नल है ना तो फंक्शन रिटर्न करवा दो यहीं से, और अगर नहीं है तो फिर चला देना। तो अब वो उसको सेटिस्फेक्शन हो गई कि हाँ ठीक है, कि अगर वैल्यू नहीं आएगी तो यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा, और वैल्यू आ गई तो फिर क्या होगा, वो आगे की चीज़ें चला देगा। अब एरर नहीं दे रहा है ये आपको। खैर, अब आगे यहाँ पर जो है, आपको यहाँ पर जो आपने यहाँ से वैल्यूज़ निकाली है ना इसके अंदर, तो आप इसको इस तरीके से करें कि माउस एक्स जो है आपका, जो कि मोशन वैल्यू है आपके अपने वेरिएबल की। मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो माउस को जो ब्राउज़र हमें दे रहा है वैल्यू, उसको हमें अपने वेरिएबल में भी रखना है। तो उसको आप सेट करवा दें। सेट एक फंक्शन है, और बता दें कि भाई जो भी वैल्यू आ रही है ना ई के अंदर, वो मेरे भी वेरिएबल में सेव कर दो। तो ये आप यहाँ पर बता दें इससे, और एग्जैक्टली यही चीज़ वाई के लिए भी कर दें। अभी जो इवेंट माउस मूव होगा तो आपका ब्राउज़र जो भी उसके माउस को कैप्चर करेगा वो आपके वेरिएबल के अंदर भी आ जाएगी वो चीज़। ये आपने लिख लिया एक फंक्शन हैंडल माउस मूव, और ये जो हैंडल माउस मूव है ये आपने इवेंट के तौर पे चला दिया। एक इवेंट और है, वो कौन सा है, ऑन माउस लीव का इवेंट है। नाम पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि जब माउस वो जगह छोड़ दे तब क्या हो, जब माउस वो जगह छोड़ दे तब क्या हो। तो इसका नाम भी हम इससे मिलता जुलता ही रखेंगे, माउस लीव को कॉपी करके यहाँ पर आप लिख लें हैंडल माउस लीव। ये भी एक फंक्शन है। बोलना इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको बोलना है कि भाई जो मेरे वेरिएबल्स है ना माउस एक्स और माउस वाई, उसको ये क्या करे, उसको जीरो पर सेट कर दे। कॉन्स्ट हैंडल माउस लीव, और बनाया इसको एक फंक्शन, और फंक्शन एरो फंक्शन बेसिकली, और इसको यही बोलना है हमें कि माउस, इन दोनों को कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करके सेट जीरो कर दें, यहाँ पर भी सेट जीरो कर दें। तो ये आपने यहाँ तक कर लिया। आपने इसको यहाँ पर आपने इसको यूज रेफ बनाया, अपने अपने वेरिएबल्स बनाए कैप माउस की सेटिंग कैप्चर करने के लिए। ये मैंने आपको बोला कि ये दो वैल्यूज मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में। ये एक इवेंट है जो कि माउस घूमता है तो ब्राउजर से वो माउस के उसको कैप्चर करके लाकर आपके वेरिएबल में सेट करवाता है। जब माउस हटा देते हैं तो वो वैल्यू आपके वेरिएबल की जीरो करवा देता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने इसको बोल दी, जिसमें हमें एरर आ रहा है इसके अंदर, और ये एरर जो है ये एरर हमें क्यों दे रहा है, इसको जो है ना, चलें तो मोशन, यहाँ पर जो ये है ना आपका मोशन, फ्रेमर मोशन का जो मोशन है उससे कॉपी कर ले नाम को ऊपर इम्पोर्ट से, और जो आपका मेन डिव है, मेन डिव आपका कौन सा वाला है, ये वाला डिव है आपका। तो इस मेन डिव को आप यहाँ पर दे दें यहाँ पर नहीं, इस जगह पर डिव से पहले मोशन डॉट, और मोशन डॉट लगाकर देखें रोटेट वाला एरर, इसी का एरर था वो, मोशन डॉट। और इसका क्लोजिंग टैग कहाँ पर बनता है, यहाँ पर जहाँ पर ये एरर आ रहा है यहाँ पर आप देते हैं मोशन डॉट। तो यहाँ पर ये आपने इसको बना लिया, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसे चलाते हैं और देखते हैं हमने क्या बनाया है। यूज क्लाइंट हमने लिखा है क्या ऊपर,
यूज क्लाइंट भी हमने लिख दिया है यहाँ पर। इसे रिफ्रेश करते हैं। एरर तो कोई नहीं है मेरे कंपोनेंट में, ये चल जाए, चल तो रहा है, ये देखते हैं। आप सब हैं ना यहाँ पर? सही है। तो देखिए मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग वापस आए, मैं अभी